हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है वैक्यूल। इससे पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में स्टडी कर चुके हैं किस किस चीज़ की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, लाइसोसोम की और गोल्जी एपरेटस की। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर है। उस चैप्टर का ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा और इजी सा, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि वेसिकल्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, कि वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब गोल्जी का ट्रांसफेज ब्रेक डाउन हो रहा था तो कुछ लाइसोसोम बन रहा था जो छोटे छोटे वेसिकल्स थे। वो वेसिकल्स जब बड़े हो गए तो बड़े जब हो गए तो क्या हुए, वो वैक्यूल्स बना दिए। सी, ये एक क्या है, सेल है। मान लो ये एक प्लांट सेल है, सेल मेम्ब्रेन, और ये इसकी सेल वॉल। इसके बाद क्या हुआ, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से निकला हुआ ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। यहाँ पे है ये गोल्जी, ठीक है, शर्माती हुई गोल्जी। इसका ये है ट्रांसफेज। यहाँ से वेसिकल्स जो थी वो निकल करके कुछ लाइसोसोम बना रही थी जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल्ड थे, ठीक है। और कुछ जो वेसिकल्स बड़ी हो गई थी वो क्या बना रही थी, वैक्यूल। 90% ऑफ द सेल इज वैक्यूल। मतलब जो सेल होती है ना, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में देखो बेटा क्या होता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होती है ना उसमें बड़े वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। प्लांट सेल में जो होता है वो परमानेंट वैक्यूल होता है, P फॉर प्लांट, P फॉर परमानेंट। और एनिमल सेल में क्या होता है, ये टेम्परेरी होते हैं। जब ज़रूरत होती है तब ये वैक्यूल्स बन जाते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वैक्यूल्स अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, देखो अभी ये क्या है, आपका एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल का ये वैक्यूल है। क्लियर। अब ये क्या करेगा, देखो प्लांट सेल में क्या है, सेंट्रल पार्ट है ना, सेंट्रल वैक्यूल। 3 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स हैं यहाँ पे, सेंट्रल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल हेल्प करता है ग्रोथ में, ठीक है। पहली बात तो ग्रोथ में। अभी ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है कि लाइक आप बलून ले लो, आप 2 बलून ले लो, ठीक है। एक बलून में आपने एक बलून को बलून के अंदर रखा और फिर उसके बाद में उसमें एयर फिल किया, तो क्या होगा, अंदर वाला बलून जब फूलेगा तो बाहर वाला ही बलून अपने आप फूलेगा, ठीक है। बाहर वाला बलून अपने आप फूलेगा। तो ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल के अंदर जब बहुत सारा वाटर फिल्ड है तो ये वैक्यूल जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सेल भी ग्रोथ करती है। क्लियर। सेल भी वैसे वैसे ही ग्रोथ करती है जैसे ये वैक्यूल ग्रोथ कर रहा होता है। ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक। अब देखो इसके अलावा ये क्या करता है, स्टोरेज करता है कुछ आयंस का, स्टोर हाउस है आयंस का। मान लो ये पोटेशियम आयन है, ठीक है, ये इसका स्टोरेज कर रहा है। जितना पोटेशियम आयन इस वैक्यूल में होगा उससे कम पोटेशियम आयन इस सेल में होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है। अब ये जहाँ से जब इसके अंदर एंट्री करेगा वैक्यूल्स के अंदर, ये वाला पोटेशियम, तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा। कैसे करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके इसको एंट्री करवाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर आयंस की कंसंट्रेशन कम है और वैक्यूल्स के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्लियर। तो इस तरीके से क्या है, ये स्टोरेज हाउस ऑफ आयंस। इसके बाद क्या करता है, ये स्टोर्स करता है कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट का। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, देखो बेटा जो फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं ना, जैसे आपका क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होगा। इसके अलावा आपके जेंथोफिल हो गए, ठीक। ये जो कुछ कैरोटीनॉइड हो गया जो अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है। देखो हम जो ह्यूमंस है ना, हम ह्यूमंस में केवल एक ही पिगमेंट दिया है उस ऊपर वाले ने, मेलानिन। मेलानिन हमारे बालों में मेलानिन है, ठीक है, आइज़ में मेलानिन है, हमारी स्किन पे मेलानिन है, ठीक है। तो हमारे पास बस एक ही पिगमेंट है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना उनके पास वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं। क्लोरोफिल है ग्रीन कलर का, ठीक है, जेंथोफिल हो गया,
जितने भी फैट सॉल्युबल वाले पिगमेंट्स होंगे वो प्लास्टिड में स्टोर होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल होता है उसको प्लास्टिड अपने अंदर स्टोर नहीं करता है, निकाल देता है। उसको लगता है क्या है कि मेरा ग्रुप खराब हो जाएगा, अभी यहाँ सबके सब जो है वो फैट सॉल्युबल हैं, एक आ गया कोई एक बंदा अगर वाटर सॉल्युबल वाला तो ग्रुप खराब हो जाएगा, इसलिए उसको अपने अंदर स्टोर नहीं करता, वो फेंक देता है। भाई हम नहीं कर रहे स्टोर, तुम जाओ जहाँ मन करे वहाँ स्टोर हो जाओ, हम नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि जो वैक्यूल होता है ये इसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन जो है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो क्या होता है कि ये वैक्यूल इसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो एंथ्रोसाइनिन होता है वो पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। अगर आपको कभी कोई फ्लावर, कोई फूल की पंखुड़ी अगर पर्पल कलर की दिखाई दे रही है तो समझ जाना कि वहाँ पे एंथ्रोसाइनिन नाम का पिगमेंट है। ठीक है, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है, पर्पल कलर। ओके, अब इसने कर लिया स्टोरेज हाउस ऑफ एंथ्रोसाइनिन। इसके बाद क्या, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। जितने भी ऑर्गेनेली आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपने पढ़ा है वो सब क्या थे अब तक, सिंगल मेम्ब्रेन। ईआर सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्जी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड तो है, और इसको इसी सिंगल मेम्ब्रेन को हम इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक, क्लियर यहाँ तक? ये आपका प्लांट के केस में हो रहा है। अब देखो ये क्या होता है, जो फूड वैक्यूल्स में कुछ नहीं होता है, बस जो अमीबा इनगल्फ करते हैं, जैसे लाइसोसोम में मैंने आपको करके दिखाया था कि एक सेल थी वो ऐसे करके अपने आर्म्स को बाहर निकाल के फिर ऐसे फूड पार्टिकल को या बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रही थी, तो अमीबा भी सेम ऐसे ही इनगल्फ करता है। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स होता है, फूड वैक्यूल्स अमीबा के अंदर उसको फूड को कैप्चर करने के लिए प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है कि ये हेल्प करता है इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, देखो ये है कोई अमीबा, दूसरा ले लेती हूँ, ये कलर अच्छा नहीं है। ये एक है अमीबा की सेल। ठीक, अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है। अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है, तो क्या होगा इसके अंदर बहुत सारा H2O मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल एंट्री कर जाएगा। तो ऐसे तो अमीबा फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, फूल करके फट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन की हेल्प से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाता है कि जितनी ज़रूरत होती है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल इस अमीबा के अंदर रहेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इस अमीबा से एग्जिट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। देखो ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मैं आपको बताती हूँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, जैसे कि आपका किडनी है। ठीक है, आप जब बहुत सारा वाटर पीते हो, मेनली क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मीन्स होता है कि मेंटेन टू वाटर एंड आयंस कंसंट्रेशन। वाटर और आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखता है, मतलब उसका बैलेंस मेंटेन रखता है। ठीक है, कि वाटर और उसका बैलेंस डिसबैलेंस ना हो, उसे वो मेंटेन करके रखता है। तो क्या होता है कि जब आप बहुत सारा वाटर कंज्यूम कर रहे हो, बहुत सारा वाटर आप पी रहे हो, तो आपकी जो किडनीज होती हैं, ठीक है, आपकी जो किडनीज होती हैं वो क्या करती हैं, दे स्टार्ट टू मेक यूरिन। वो यूरिन बनाना स्टार्ट करती हैं, और फिर यूरिन को, क्योंकि अभी वाटर का जो बैलेंस है वो ज़्यादा हो गया बॉडी में, और जो आयंस है उनका कम हो गया, और उसको बैलेंस को मेंटेन करना है, कुछ भी डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो यूरिन बनाता है आपका किडनी, और फिर उसके बाद में उसे बॉडी से जो है एग्जिट कर देता है जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है आपकी बॉडी में। क्लियर? इसके बाद देखो दूसरा, जब आप वाटर कम पीते हो, जैसे कि आप समर के सीज़न में आप कहीं घूमने चले गए हो, ठीक है, और आप पानी की बोतल वगैरह अपने साथ ले जाना भूल गए हो, आपको पानी भी नहीं मिल रहा है कहीं पे, आपको प्यास लग रही है, आप जैसे आपको सॉल्टी चीज़ खाते हो ना, तो फिर आपको बहुत प्यास लगती है। उस ड्यूरिंग क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, बॉडी अब आपका वाटर मांग रहा है,
कि उसे वाटर चाहिए ताकि वो कंसंट्रेशन बैलेंस हो सके, जो आयंस का भी और वाटर का भी बैलेंस होकर के चले। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, उस ड्यूरिंग आपका जो किडनी होता है वो यूरिन नहीं बनाता है, वो स्टॉप कर देता है यूरिन बनाना, क्योंकि उसको जितना भी वाटर है उसको स्टोर करके रखना है, अदरवाइज बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये होता है क्या, आपका ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि क्या करता है, मेंटेन द बैलेंस ऑफ आयरन एंड वाटर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। वेस्कल्स का वैक्यूल्स का बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं होता, ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं, बस इतना ही फंक्शन है। तो ये वैक्यूल्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लो। देखो वैक्यूल्स क्या है, 3 टाइप्स का है। सेंट्रल वैक्यूल्स प्लांट्स में होता है, फूड वैक्यूल्स और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो अमीबा में प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स बेसिकली फूड को कैप्चर करने का काम करता है, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। मतलब अगर एक्स्ट्रा वाटर हो गया है आपकी बॉडी में या फिर अमीबा में ही किसी, तो उसको वो बाहर कर देता है, बॉडी से एग्जिट कर देता है। मेम्ब्रेन होती है और इसी को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। स्टोरेज हाउस होता है आयंस का। क्लियर? उसके बाद हेल्प करता है ग्रोथ में। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। हमारा वैक्यूल्स वाला तो सिस्टम हो गया खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कॉइंड बाय सी बेंडा ने इसको डिस्कवर किया। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, एक बार देख लेते हैं क्या है। देखो बेटे, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया आपको कैसा दिखता है, वो हॉट डॉग होता है ना, हॉट डॉग, ठीक है, वैसा कुछ दिख रहा है ना। ये ऊपर से अगर लगा दूँ तो आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन, और फिर ये क्या है, क्रिस्टा, और ये क्रिस्टा, और उसके बाद मैट्रिक्स। इसके अंदर जो क्रिस्टा के अंदर जो कुछ लिक्विड है, सेमी लिक्विड, उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो ये स्पेस है ना, ये इनर मेम्ब्रेन, ये ना क्रिस्टा और इसके बीच का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब क्या है, देखो, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है। इसके बाद बात क्या, इसके पास खुद का डीएनए होता है, हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स लाइक प्रोकैरियोटिक, कुछ अलग सिस्टम हो गया। ठीक, अब एक स्टोरी सुन लो, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या रहा है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग की स्टोरी है, सुन लेते हैं। ठीक है, देखो, 2 प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, छोटे छोटे, अपनी दुनिया में बहुत हैप्पी प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत खुश थे अपनी दुनिया में। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, इनके पास एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल आया, बिल्कुल डेविल की तरह खतरनाक। ठीक, ये दोनों अपनी दुनिया में बिल्कुल हैप्पी थे, छोटे प्रोकैरियोट्स। इसने क्या सोचा इन लोगों कि चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, कोई नया बंदा आया है, ठीक है, हमसे बड़ा भी है, कर लेते हैं फ्रेंडशिप। चले जाते हैं उसके पास, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, इन दोनों को ही खा जाता है। आपने देखा है ना, वो जैसे वो जो पॉन्ड होता है उसमें फिशेस होती हैं, तो जो लार्ज फिशेस होती हैं वो स्मॉल फिशेस को खा जाती हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। या फिर आपने वो देखा होगा ना, सीरियल्स आते हैं वो रामायण महाभारत में नहीं, रामायण में वो जो डेविल होते हैं, राक्षस, ऐसे हाथ आगे करके और ह्यूमंस को इसके ऊपर ऐसे रख के और फिर ऐसे खा जाते हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ ये भी डेविल है। अब देखो ये क्या हुआ, ये बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक मतलब कि डेविल बहुत हैप्पी, और इसने क्या किया, इन दोनों को ही खा लिया है अभी। ठीक है, अब ये दोनों बेचारे बहुत सैड, आंसू गिराते हुए कि अब तो हम मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, इस तरह का कुछ। ठीक, तो ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इससे कि मुझे मारो मत, मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और बहुत हेल्प करूँगा तुम्हारे लिए, बहुत काम करूँगा तुम्हारे लिए, मुझे मौका तो दो। ठीक है, तो ये कहता चलो ठीक है, हमने मान लिया कि तुम हेल्प करोगे, लेकिन करोगे कैसे। तब क्या करते हैं, ये थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ इसे। ये जो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल है डेविल, ये बोलता कैसे हेल्प करोगे मेरा। तो ये जो 2 छोटे प्रोकैरियोट्स हैं, एक बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए
मैं तुम्हारे लिए मास्टर शेफ जैसा काम करूँगा, खाना बनाऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है, सारी ज़िंदगी खाना बनाऊँगा। तो ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करता है और फिर क्या बनाता है, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके क्या बना लेता है, ये ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, क्लियर। अब इसको खाना मिल गया तो ये तो बड़ा खुश हुआ कि वाह, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, खाना बनाने वाला कोई मिल गया, मेरे को एक स्लेव मिल गया जो खाना बनाएगा पूरी ज़िंदगी। इसके बाद ये बोलता है कि इससे जब पूछता है कि तुम क्या हेल्प करोगे मेरी, क्या कर सकते हो मेरे लिए, वो तो खाना बना रहा है, नहीं मार रहा है, मैं उसे तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। ये बोलता है ये जो ग्लूकोज बना रहा है ना, ये ग्लूकोज, ये तुम मुझे दो, ये ग्लूकोज तुम मुझे दो, और मैं क्या करूँगा कि तुम्हारे लिए एटीपी प्रोड्यूस करूँगा। ग्लूकोज लेने के बाद तुम्हारे लिए मैं एटीपी बनाऊँगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जो ग्लूकोज बना रहा था, इस सेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। और ये जो दूसरी वाली सेल है यही है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ग्लूकोज का यूज़ करके क्या बना रही थी, एटीपीज। इसने बोला ना कि मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए एटीपीज बनाऊंगा, भर भर के एटीपीज बनाऊंगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तुम्हारे लिए मैं 38 एटीपीज बनाऊंगा। इतने तो तुम कभी नहीं बना पाओगे खुद के लिए, मेहनत भी करोगे बना भी नहीं पाओगे। तब ये बोलता है ठीक है, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं, तुम दोनों मेरे अंदर एज अ स्लेव रहो, ठीक है, मेरे गुलाम बन के रहो सारी ज़िंदगी। एक तुम क्लोरोप्लास्ट मेरे लिए खाना बनाते रहना, माइटोकॉन्ड्रिया तुम मेरे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते रहना, एटीपीज बनाते रहना, ठीक है। ये एंडोसिम्बायोटिक थियरी है, ठीक है, लिख देती हूँ। एंडोसिम्बायोटिक थियरी, ये एंडोसिम्बायोटिक थियरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यूकैरियोट्स बने। बाद में इसने बोला कि हम तीनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, अब तो हम प्रोकैरियोट्स नहीं रहेंगे, अब हम अपना कुछ नया नाम रख देंगे, यूकैरियोटिक सेल। अब हम यूकैरियोटिक सेल हैं क्योंकि हम खाना भी बना पा रहे हैं और हम एटीपीज भी बना रहे हैं, ठीक है, तो अब हम ऐसा रख देते हैं अपना नाम। अब ये स्टोरी यहाँ पे हो गई ख़त्म, और ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से आपको मिल गया, ठीक है। अब ये यूकैरियोटिक का ओरिजिन हुआ। और अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है ना। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये डीएनए है इसके पास, राइबोसोम है इसके पास, किसकी तरह, प्रोकैरियोट्स की तरह। अब अगर प्रोकैरियोट्स की तरह राइबोसोम है तो इसमें 70S राइबोसोम होगा। इस सेल के पास 80S का राइबोसोम होगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास 70S राइबोसोम होगा। कोई सी भी सेल हो जो भी यूकैरियोटिक है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास 70S राइबोसोम होगा, अपना खुद का डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या था, सर्कुलर डीएनए, यूकैरियोटिक में क्या था, लीनियर डीएनए मिल रहा था। क्लियर। इसके बाद क्या डिवाइड करता है, फ्यूजन, डिवाइड बाय फ्यूजन। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो अपने सिम्टम्स तो रखेगा ना, इसके अपने भी तो कुछ फीचर्स है ना, वो फीचर्स खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूज़न करता है बैक्टीरिया की तरह, जैसे बैक्टीरिया फ्यूज़न कर रहे थे ना और अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया भी फ्यूज़न करता है और अपना पॉपुलेशन सेल में बढ़ाता रहता है। क्लियर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर। अब देखो ये एटीपीज कैसे बनाता है, एटीपीज कैसे बनाता है ये देख लेते हैं इसको। ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे बनाती हूँ मैं। क्लियर। देखो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्रिस्टा बोल रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन क्या है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड है, बहुत फोल्डेड है, देखो कितना सारी फोल्ड है इसमें, बहुत सारा फोल्ड है। फोल्डेड क्यों है, ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। जैसे हम बैक्टीरिया सेल में देख रहे थे ना, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती थी, अंदर के साइड ऐसे फोल्डेड हो रही थी, ठीक है, फोल्ड हो रही थी, जैसे हम मीसोजोम बोलते हैं। वो क्या करता है, देखो मीसोजोम
सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए फोल्ड हो रहा था वहाँ पे, यहाँ पे ये भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए फोल्ड हो रहा है। अब देखो ये हम एक और बना लेते हैं, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे एक ग्लूकोज से कुछ एटीपीज बनता है, ज़्यादा नहीं, कुछ एटीपीज बनता है। एक साइकिल होती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, पायरुवेट है पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, तो ये 3 कार्बन के, और पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। तो ये एक बार मतलब 6 कार्बन है ना यहाँ पे, इस तरीके से, तो 1 2 3 यहाँ से टूट गया, एक पायरुवेट ये बन गया, एक पायरुवेट ये बन गया, 2 पायरुवेट बने। अब ये 2 पायरुवेट एंट्री करेंगे इसके अंदर मैट्रिक्स में। जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तब यहाँ पे एक साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल जिसे बोलते हैं। इस क्रेब्स साइकिल के थ्रू और ज़्यादा एटीपी बनता है। यहाँ पे देखो एटीपी ज़्यादा नहीं बन पाता है, यहाँ पे एक एटीपी बनता है, बाकी का NADH और FADH बनता है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि कब बनेगा वो एटीपी जो इस माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको बताया था। अभी तक तो बन ही नहीं रहा, पर ये हो तो रहा है सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ना। ये ग्लूकोज से थोड़ा बहुत जो एटीपी बना है पायरुवेट में टूट करके, ये सेल में है, सेल के साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एंट्री हुई है तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल है, यहाँ पे एक एटीपी बना है और NADH और FADH बना है। एक NADH 3 ATP के बराबर होता है और एक FADH 2 ATP के बराबर होता है। अब देखो क्या होता है, ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे कुछ प्रोटीन लगे हुए होते हैं इस तरीके से, ऐसे। ये जो प्रोटीन्स इसके ऊपर लगे हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो NADH है, FADH है, इसको ना ये समझ लो कि एक चक्की में डाल देता है और चक्की में डाल के चलाता है, और फिर उसके बाद ATPs निकालता है, खूब सारे ATPs निकालता है। 38 ATPs कंप्लीट हो जाते हैं। ये इस प्रोसेस के थ्रू ATPs बनाता है, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब एक बार हम इसको सम अप कर लेते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया, सी वेंडा ने। एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्रेब्स साइकिल जहाँ पे चलती है, यही है वो साइट जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे चलती है, ठीक। इसके पास अपना खुद का DNA है, खुद का राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक्स की तरह, क्योंकि ये पहले क्या था, प्रोकैरियोटिक था अकॉर्डिंग टू सिम्बायोटिक थ्योरी। सिम्बायोटिक वाली थ्योरी क्या कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक है। इस बात को प्रूफ करता है कौन, कि इसके पास अपना खुद का DNA है, अपना खुद का राइबोसोम है, इस बात को प्रूफ करता है। फ्यूज़न करता है ये बैक्टीरिया के तरीके से, ठीक है, बैंड डिफ्यूजन के थ्रू खुद को डिवाइड करता है। ये बात भी प्रूफ करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या था, प्रोकैरियोटिक था। एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसे आप माइक्रोस्कोप पे ऐसे नहीं देख सकते हो, ये ऐसे विजिबल नहीं होता, उसको स्टेन करना पड़ता है, स्टेन करने के बाद ही वो विजिबल होता है, क्लियर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, ठीक है। ये क्रिस्टा है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच का स्पेस, ये जो है, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो यहाँ पे फिल्ड है कुछ लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में ये क्रेब्स साइकिल चलती है। यहाँ से चलने के बाद फिर ये यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो लगे हुए प्रोटीन्स हैं, उस प्रोटीन्स के ऊपर जाने के बाद ATPs का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। NADH और FADH जाता है और फिर ATP में कन्वर्ट होकर के आता है, तब ये बहुत सारा ATP बनाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।